अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर 1 लेक्चर नंबर 8 पार्ट नंबर 2 को। तो हम अपने लेक्चर को जो है वो कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, और हम लोग जो हैं जॉन लॉक की जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है, पॉलिटिकल थिंकिंग है, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसके पार्ट नंबर 2 में हम आज पढ़ेंगे जॉन लॉक की स्टेट ऑफ नेचर को। तो जी, जॉन लॉक की स्टेट ऑफ नेचर क्या है? जिस तरह आपको पता है, हमने थॉमस हॉब्स की स्टेट ऑफ नेचर को देखा था, इसी तरह हम जो जॉन लॉक है उसकी हम स्टेट ऑफ नेचर को जो है वो डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ कंडीशन प्रायर टू पॉलिटिकल अथॉरिटी लाइक हॉब्स। तो हॉब्स क्या कहता था कि स्टेट ऑफ नेचर एक ऐसी मतलब कि वो थी जहाँ जो कि प्री पॉलिटिकल और प्री सोशल वो ऑर्गेनाइजेशन थी, या वो जो टाइम था। तो सेम ही होब्स की तरह जो जॉन लॉक है वो भी यही कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है? इट इज़ अ कंडीशन प्रायर टू एनी पॉलिटिकल अथॉरिटी, के मीन्स के स्टेट ऑफ नेचर जो है वो वहाँ पे किसी भी किस्म का कोई भी पॉलिटिकल अथॉरिटी, कोई भी जो सोशल अथॉरिटी है वो नहीं थी। मीन्स इट इज़ अ प्रायर कंडीशन। और स्टेट ऑफ नेचर के निकलने के बाद जो है वहाँ पर फिर हमें पॉलिटिकल अथॉरिटी और सोशल अथॉरिटी जो है वो देखने को मिलती है। जिस तरह हमने थॉमस हॉब्स में देखा कि स्टेट ऑफ नेचर से वो लोग निकले तो उन्होंने एक सोवरन गवर्नमेंट बनाई, और वो जो सोवरन गवर्नमेंट है वो क्या है? वो पॉलिटिकल अथॉरिटी है। और वो किस तरह इस्टेब्लिश हुई? वो सोशल कंट्रैक्ट के थ्रू जो है वो इस्टेब्लिश हुई। तो जस्ट टू क्लियर कि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो, इस वजह से मैं जो हूँ थोड़ा ज़्यादा जो है वो एलेबोरेट कर देता हूँ। देयर वॉज पीस, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंस एंड सिक्योरिटी। तो जॉन लॉक का कहना है कि स्टेट ऑफ नेचर जो है वहाँ पे जो लोग थे वो बड़े अमन से रहते थे, वहाँ पे गुडविल थी, वहाँ पे म्यूचुअल असिस्टेंस थी, और वहाँ पे सिक्योरिटी थी। जब हम देखते हैं थॉमस होब्स की स्टेट ऑफ नेचर, तो वो क्या कहता है? वहाँ पे जो लोग हैं वो बैड थे, इगोइस्टिक थे, सेल्फिश थे, और वहाँ पे जो है वो इनसिक्योरिटी थी। मीन्स के तमाम लोग जो हैं वो एक जैसे थे, तमाम लोग फिज़िकल एबिलिटी में और मेंटली एबिलिटी में और अपनी पोजेशंस में जो हैं वो एक जैसे थे। तो जब हर कोई बंदे के पास इक्वल राइट्स होंगे तो वो क्या करेंगे? तो वो उनमें एक कंपटीशन आएगा, और जब कंपटीशन होगा तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा। बट टू कंट्रेरी जो स्टेट ऑफ नेचर है जॉन लॉक की, उसमें लोग जो हैं वो बड़े पीसफुल थे, गुडविल थी उनमें, म्यूचुअल असिस्टेंस थी, और वहाँ पे पर्टिकुलरली सिक्योरिटी थी। पीपल वर गवर्नड बाय द लॉ ऑफ नेचर, दे न्यू और फॉलोड लॉ ऑफ नेचर। तो जो लोग थे वो किस तरह रह रहे थे, या उन पे किस चीज़ की गवर्नेंस थी, या वो किस रूल के तहत जो है वो रह रहे थे, तो वहाँ पे लॉ ऑफ नेचर था। जो लॉ ऑफ नेचर है ये लोगों को पता था, और लोग जो है उस लॉ ऑफ नेचर को जो है वो फॉलो करते थे। तो अब हम देखते हैं कि ये जो लॉ ऑफ नेचर है ये है क्या। अच्छा जी, जो लॉ ऑफ नेचर है वो क्या है? तो लॉ ऑफ नेचर जो है वो दो चीज़ें हैं। एक है ड्यूटी, और जो सेकंड चीज़ है वो है क्लेम या राइट, आप उसे कह सकते हैं। तो ड्यूटी क्या है? तो सब लोग जो है इस लॉ ऑफ नेचर को फॉलो करते थे, और लोगों की कुछ जिम्मेदारी होती थी, मीन्स के ड्यूटी, और लोगों के कुछ राइट्स होते थे। तो ड्यूटी क्या है? नो वन कुड हार्म एनी वंस लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो लॉ ऑफ नेचर को लोग फॉलो कर रहे थे, और उसमें लोगों की ड्यूटी ये थी कि वो ना तो किसी की प्रॉपर्टी, लाइफ, लिबर्टी को जो है वो डिस्टर्ब कर सकते थे, ना नुकसान पहुंचा सकते थे। मीन्स के वहाँ पे जो लोग रहते थे वो बड़े जिम्मेदार थे, और उनको अपनी जिम्मेदारी का पता था कि हमने किसी भी दूसरे की जो लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। और जो लॉ ऑफ नेचर का जो सेकंड पॉइंट है वो है क्लेम और राइट। एवरीबडी हैड राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। और वहाँ पे जो तमाम लोग थे, एक तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो ना तो किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, और ये उनका हक भी था कि कोई उनको, उनकी लाइफ को, उनकी लिबर्टी को, उनकी प्रॉपर्टी को जो है वो नुकसान ना पहुंचाए। तो लॉ ऑफ नेचर क्या था? उनके कुछ ड्यूटीज़ थी, और ड्यूटीज़ के बदले जो है वो उनके कुछ राइट्स थे। तो इस किस्म की जो सिचुएशन है वो स्टेट ऑफ नेचर में थी, जो जॉन लॉक की स्टेट ऑफ नेचर है। बल्कि जब हम थॉमस होब्स की स्टेट ऑफ नेचर देखते हैं तो उसमें इस तरह की चीज़ें नहीं थी। वहाँ पे क्या, कौन सा लॉ था? वहाँ पे
नेचुरल लॉ था, लोगों ने उस नेचुरल लॉ को जो है वो ढूंढा और फिर जो है वो स्टेट ऑफ नेचर से बाहर निकल के आए। तो यहाँ पे जो स्टेट ऑफ नेचर है वहाँ पे लोग जो हैं पहले से ही जो लॉ ऑफ नेचर है उसको फॉलो करते थे, क्योंकि वो एक लॉ ऑफ नेचर को फॉलो करते थे तो तभी वहाँ पे पीस था, वहाँ के लोगों में म्यूचुअल असिस्टेंस की वो होती थी, तलब होती थी, मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की जो है वो हेल्प किया करते थे। अच्छा जी, अब हम थॉमस हॉब्स के ना कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि हर किसी के पास राइट टू लाइफ था, राइट टू लिबर्टी थी और राइट टू जो है वो प्रॉपर्टी थी। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, वो असल में जो प्रॉपर्टी है ना वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो जनरेट करती है। तो यहाँ पे भी लोगों के दरमियान जो है वो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स था और वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्फ्लिक्ट में था। लोग मतलब वहाँ पे अब ज़ाहिर बात है हर किसी को प्रॉपर्टी का हक है और हर किसी ने भी एक दूसरे की जो प्रॉपर्टी है उसको भी क्या कहते हैं मेंटेन करना है, प्रिजर्व करना है, उसको डैमेज नहीं करना। तो हम देखते हैं कि जो जॉन लॉक है उसका जो कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो क्या है। तो जॉन लॉक जो है वो कहता है कि इट इज़ अ नेचुरल राइट, जो प्रॉपर्टी है ना वो इंसान का नेचुरल राइट है। तो ये किस तरह निकल के आया कि उसने किस तरह इसको बताया कि ये एक नेचुरल राइट है। तो आपको पता होगा कि आइडिया ऑफ वर्कमैनशिप का, ठीक है, हम आज की बात नहीं कर रहे, हम कोई 300-400 साल पहले ये जॉन लॉक ने जो है वो थ्योरी दी है, लेकिन जो स्टेट ऑफ नेचर है वो तो हज़ारों पता नहीं लाखों करोड़ों साल पहले का है, क्योंकि वहाँ पे ना कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी थी ना कुछ था। तो ये है, ये भी इमेजिनेशन, ये भी जो है वो सपोज ही कर रहा है, सपोज कंडीशन है। तो जो इसका कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जो इंसान का नेचुरल राइट है कि वो प्रॉपर्टी को जो है वो पोजेस करे। तो प्रॉपर इसी को हम फिर जो है वो डिस्कस करते हैं कि किस तरह इंसान का जो प्रॉपर्टी का राइट है वो उसका नेचुरल राइट है। तो वो लेके आता है आइडिया ऑफ वर्कमैनशिप को, वो फिर डिस्कस करता है। तो आइडिया ऑफ वर्कमैनशिप क्या है जी, जिसके थ्रू हम देखेंगे कि इंसान का जो नेचुरल राइट है वो कि वो प्रॉपर्टी जो है वो पोजेस कर सकता है। तो आइडिया ऑफ वर्कमैनशिप को हम डिस्कस करते हैं। अ क्रिएटर हैज़ राइट ओवर व्हाट ही क्रिएट्स। तो एक क्रिएटर जो है जब वो किसी चीज़ को बनाता है तो जाहिर है उसका उस पे हक होता है। अगर मैं आज कोई फ़र्ज़ करें कंप्यूटर बनाता हूँ तो मेरा उस पे हक है, मैं उसका मालिक हूँ। तो यही चीज़ है आइडिया ऑफ वर्कमैनशिप का। व्हेन समवन मिक्सेस हिज लेबर विद ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, द ऑब्जेक्ट देन बिकम्स हिज प्रॉपर्टी। तो जो सिंपल सा प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है जॉन लॉक कह रहा है कि जब कोई इंसान जो है या जब कोई भी बंदा जो है वो किसी चीज़ में अपनी लेबर को शामिल कर लेता है तो वो चीज़ जो है वो इंसान की अपनी बन जाती है। मीन्स कि अगर मैं कोई चीज़ जो है वो क्रिएट करता हूँ या कोई ज़मीन है वहाँ पे मैं काम करता हूँ तो वो ज़मीन जो ज़ाहिर बात है वो तो मेरी बन जाएगी, क्योंकि मैं उसमें अपनी लेबर मिक्स कर रहा हूँ, अपनी मेहनत मिक्स कर रहा हूँ, मैं उसको दिन रात जो है उसकी देखभाल कर रहा हूँ। तो ऑटोमेटिकली वो जो ज़मीन होगी वो तो मेरी मलकियत जो है वो बन जाएगी। तो आइडिया ऑफ वर्कमैनशिप भी यही है। प्रॉपर्टी वो तब आपकी पोजेशन बनती है व्हेन यू पार्टिसिपेट एंड ऑल्सो यू क्रिएट। उस चीज़ को जब कुछ बनाते हैं तो ये आइडिया ऑफ वर्कमैनशिप का है। तो समराइज़ अगर हम करें कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो जो जॉन लॉक है उसका ये कहना है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो इंसान का नेचुरल राइट है। तो वो नेचुरल राइट कैसे है, तो वो हमें समझाता है कि थ्रू आइडिया ऑफ वर्कमैनशिप। और आइडिया ऑफ वर्कमैनशिप क्या है, आइडिया ऑफ वर्कमैनशिप का मतलब है कि जब कोई इंसान जो है किसी चीज़ में अपनी लेबर मिक्स करता है, किसी चीज़ में मेहनत करता है, उसकी देखभाल करता है, किसी चीज़ को बनाता है, तो ज़ाहिर बात है वो चीज़ जो है वो उसकी मलकियत बन जाती है। हाउ प्रॉपर्टी ओरिजिनेट्स, हाउ इज़ इट अ नेचुरल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से आपने चीज़ को समझना है क्योंकि यहाँ पे जो जॉन लॉक है वो इंसान को प्रॉपर्टी के साथ जो है वो रिलेट कर रहा है।
उसको जो है दोनों को जो है वो एक दूसरे के साथ मुशाबियत दे रहा है। तो जॉन लॉक कहता है कि हम लोग जो हैं वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, और हमें किसने बनाया है, क्रिएटेड बाय होम, हमें जो है वो गॉड ने बनाया है। सिंस गॉड इज़ क्रिएटर सो ह्यूमन इज़ हिज प्रॉपर्टी, तो जाहिर है तो गॉड जो है वो हमारा क्रिएटर है, अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, तो हम किसकी प्रॉपर्टी हुए, हम जो हैं वो अल्लाह ताला की प्रॉपर्टी हुए। ओनली गॉड कैन टेक हिज लाइफ, तो जब हम जो हैं जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अल्लाह ताला की प्रॉपर्टी हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को हक़ है कि वो हमारी जान जो है वो ले सकता है। नो वन एल्स कैन टेक हिज लाइफ बट गॉड, तो अल्लाह के अलावा, खुदा के अलावा कोई और ऐसा नहीं है जो कि इंसान की जो जान है उसको ले सके। Therefore all individuals are equal because God created everyone equally। तो ज़ाहिर बात है मुझे भी अल्लाह ने बनाया, आपको भी अल्लाह ने बनाया है, हम पूरी इंसानियत को जो है वो अल्लाह ने बनाया, खुदा ने बनाया है, तो हम तमाम लोग जो हैं वो फिर बराबर हुए। तो जब हम बराबर हैं तो ये क्या कंसेप्ट है कि कोई अमीर है, गरीब है, क्योंकि मुझे भी अल्लाह ने बनाया, आपको भी अल्लाह ने बनाया है, तो हम लोग जो हैं वो क्रिएशन में जो हैं वो इक्वल हैं। नो वन कैन रूल ओवर अनदर इंडिविजुअल, तो ये किसने फिर स्टैंडर्ड तय किए कि आप जो है वो मुझ पे हुक्मरानी करेंगे या मैं जो हूँ वो आप पे हुक्मरानी करूँगा। नो वन कैन टेक लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, तो देयरफॉर जब अल्लाह ने हम सबको इक्वली बनाया है तो कोई भी इंसान जो है वो किसी दूसरे की जो लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी जो है उसको नहीं ले सकता। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट ह्यूमंस बाय नेचर्स आर प्रॉपर्टी एक्वायरिंग। तो ह्यूमंस जो हैं उनकी नेचर में ही ऐसा है कि उनको प्रॉपर्टी एक्वायर करने का जो है वो बड़ा शौक है। प्रॉपर्टी वॉज कॉमनली अवेलेबल फॉर ऑल इन स्टेट ऑफ नेचर सिचुएशन लाइक प्रिमिटिव कम्युनिज्म। ह्यूमन मिक्स लेबर विद इट एंड क्रिएटेड प्राइवेट प्रॉपर्टी, हाउएवर देयर वॉज अ लिमिटेशन ऑन एक्वायरिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी। अच्छा जी, तो जो स्टेट ऑफ नेचर है उसमें पता है कि जो प्रॉपर्टी है वो सब के लिए इक्वल ही थी, ठीक है। वो ये बता रहा है कि उस टाइम पे तमाम लोग जो हैं वो बड़े बैलेंस रहते थे, पीस में रहते थे, ये सारा कुछ था, और जो भी प्रॉपर्टी थी वो तमाम लोगों में जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट थी, ठीक है। जो प्रॉपर्टी है वो तमाम लोगों के लिए इक्वल थी। ह्यूमंस ने जो है वो प्रॉपर्टी को क्रिएट कैसे किया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है अपनी लेबर मिक्स करना शुरू की। तो मैंने जो है किसी ज़मीन में अपनी लेबर मिक्स करना शुरू की और मैंने जो है कहा कि ये अब मेरी मलकियत बन गई है। इसी तरह कोई और दूसरा बंदा है, उसने जो है उस ज़मीन में खेती बाड़ी करनी शुरू की, अनाज उगाना शुरू किया, कुछ भी करना शुरू किया, घर बनाया, जो भी है, तो वो ज़मीन जो है वो उस बंदे की मलकियत बन गई। बट वहाँ पे क्या था, वहाँ पे लिमिटेशंस थी कि आप जो हैं वो किसी हद तक जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो एक्वायर कर सकते थे। अभी हम ये उसकी जो स्टेट ऑफ नेचर है उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है सब जो हैं वो प्रॉपर्टी जो हैं वो एक्वायर कर सकते थे, लेकिन उन पे जो है वो एक लिमिटेशन थी कि वो किसी हद तक जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो बना सकते थे, वो एक्वायर कर सकते थे। तो वो जो लिमिटेशंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो 3 काइंड्स ऑफ लिमिटेशंस थी। सबसे पहले उनके पास लेबर लिमिटेड थी। उस टाइम पे जो आपको पता है कि हर किस कोई जो है वो अपनी खेती बाड़ी करता था, ये करता था, तो उस टाइम पे लेबर की लिमिटेशन होती थी, ठीक है। वहाँ पे तो उस टाइम पे ऐसा कोई निज़ाम नहीं था ना जिस तरह आज है कि एक सरमायादार है और उसके नीचे जो है वो हज़ारों किसान जो हैं वो काम करते हैं। किसान जो हैं वो फिर अनाज उगाते हैं और सारे का सारा सरमाया जो है वो फिर जो उससे प्रोड्यूस होता है वो सरमायादार जो फ्यूडल लॉर्ड है वो ले जाता है। लेकिन उस टाइम पे जो है स्टेट ऑफ नेचर में ऐसा नहीं था। वहाँ पे तो जो है वो लेबर की कमी थी, क्योंकि हर कोई बंदा जो है प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता था।
अच्छा जी, जो सेकंड लिमिटेशन है वो है अबाउट सफिशिएंट लिमिटेशंस अकॉर्डिंग टू द नीड। तो जिसकी जितनी ज़रूरत होती थी वो उस ज़रूरत के मुताबिक ही जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको एक्वायर करता था। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर हम घर में 2 बंदियाँ और हमारी नीड जो है वो 5 मरले की है, मतलब 5 मरले में हम घर भी बना लें, अनाज भी उगा लें, तो हमारा उससे गुजारा हो जाता है। तो ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे अगर 5 मरले की नीड थी तो एक बंदा जो है वो 100 मरले 1000 मरले जो है वो एक्वायर कर सकता था, तो ऐसा नहीं है। देन स्पॉइलेज लिमिटेशन, तो अगर कोई बंदा जो है वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता था तो उसको ये भी देखना होता था कि वो जो उसने प्रॉपर्टी बनाई है वो वेस्ट ना हो और वो जो है किसी तरीके से ज़ाया ना हो, तो उसकी जो है वो उसने देखभाल भी, केयर वगैरह भी जो है वो भी करनी होती थी। तो ज़ाहिर बात है अब एक बंदा जो है उसकी कैपेसिटी यही है कि वो 2 मरले को सिर्फ देखभाल कर सकता है। अगर वो उससे ज़्यादा को एक्वायर करेगा तो वो जो उसकी प्रॉपर्टी है वो वेस्ट हो सकती है। तो वेस्ट से बचने के लिए, उस प्रॉपर्टी को वेस्ट से बचने के लिए तो ये लिमिटेशंस जो हैं वो आयद की गई थी। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन स्टेट ऑफ नेचर। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कैसे अराइज हुआ स्टेट ऑफ नेचर में। पीपल न्यू नेचुरल लॉज, लोग जो है वो नेचुरल लॉज के बारे में जानते थे, उनको फॉलो करते थे, विच वॉज अबाउट लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, बट दे डिड नॉट नो टू वट एक्सटेंट दे कुड एक्ट ऑन दोज लॉज। लेकिन उन लोगों को आइडिया नहीं था कि उन्होंने किस हद तक जो है इस लॉ को फॉलो करना है। तो क्या हुआ जी, लोगों को आइडिया था कि हमने जो है वो एक दूसरे की जान, माल और प्रॉपर्टी का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करना है। और आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि प्रॉपर्टी जो है वो किसी भी किस्म की जो है वो पोजेसन हो सकती है। मैं आपको सिर्फ लैंड की ही एग्जांपल दी है, बट वो किसी भी टाइप की कोई भी जो चीज़ है वो आपकी मलकियत जो है वो हो सकती है। तो लोग जो है वो नेचुरल लॉज को जानते थे, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को हमने प्रिजर्व करना है, अपनी को भी देखना है और दूसरों को भी देखना है, बट उनको पता नहीं था कि इन लॉज पे किस हद तक अमल करना है। तो यही चीज़ें जो हैं वो फिर डिस्प्यूट का बाइस बनी। ठीक है, डिस्प्यूट ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब डिफरेंट क्लेम्स जो है वो फिर हमें देखने को मिले। तो सबसे पहला है जी, नो सिंगल इंटरप्रिटेशन ऑफ नेचुरल लॉ। ठीक है, जो नेचुरल लॉ था उसकी कोई इंटरप्रिटेशन थी ही नहीं कि अगर फॉलो करना है तो कितना फॉलो करना है, किस हद तक फॉलो करना है, तो कोई सिंगल इंटरप्रिटेशन तो थी ही नहीं। हाँ, लोगों को पता हो कि आपने जो है इतने टाइम तक फॉलो करना है या इतने लोगों को फॉलो करना है, इतने लोगों तक का फॉलो करना है, आपने इस ज़मीन से आगे नहीं जाना, उससे पीछे नहीं जाना, तो ये चीज़ें तो थी, लेकिन वहाँ पे कोई एक सिंगल इंटरप्रिटेशन जो है वो नेचुरल लॉ की नहीं थी। तो जब सिंगल इंटरप्रिटेशन नहीं थी तो मीन्स कि वहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं था जो कि वो जो नेचुरल लॉज हैं उनको डिफाइन कर सके कि आपने इस हद तक रहना है। नो सिंगल जज टू डिसाइड इन केस ऑफ वायलेशन, तो अगर कोई वायलेशन होती थी, अगर कोई बंदा जो है वो ज़्यादा क्लेम कर लेता था चीज़ें और कोई बंदा जो है वो कम कर लेता था, तो वहाँ पे कोई जुडिशरी का निज़ाम नहीं था। मीन्स के वहाँ पे कोई डिसाइड करने वाला नहीं था अगर कोई वायलेशन जो है वो इरप्ट होती है। नो सिंगल इन्फोर्सर ऑफ नेचुरल लॉ, तो मीन्स के वहाँ पे कोई एग्जेक्टिव नहीं था कि अगर एक जो स्टेट है या कोई भी बंदा है, कोई अथॉरिटी है, पॉलिटिकल अथॉरिटी है, उसने बता दिया है कि इतना आपने फॉलो करना है, तो उसको फॉलो कौन करवाएगा, उसको कोई ना कोई पुलिस वाला होना चाहिए जो कि फॉलो करवाएगा। तो वहाँ पे वो जो स्टेट ऑफ नेचर है उसमें जब डिस्प्यूट अराइज होने शुरू हुए प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, और प्राइवेट प्रॉपर्टी पे क्यों डिस्प्यूट अराइज होने शुरू हुए, क्योंकि लोगों को आइडिया ही नहीं था कि उन्होंने नेचुरल लॉ को किस हद तक जो है वो फॉलो करना है। तो सबसे पहला ये है कि वहाँ पे कोई सिंगल इंटरप्रिटेशन नहीं दी गई थी। नेचुरल लॉ पे कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी तो थी नहीं जो कि कोई इंटरप्रिटेशन देती, तो वहाँ पे मीन्स के कोई वहाँ पे उस टाइम पे लेजिस्लेचर नहीं था। और आज भी अगर आप देखते हैं कि ये तीन जो डिपार्टमेंट्स हैं वो हमें हर कंट्री में नज़र आते हैं, लेजिस्लेशन, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे ये तीनों चीज़ें जो हैं वो नहीं सिस्टम में मौजूद थी। नो सिंगल जज, वहाँ पे कोई सिंगल जज नहीं था जो कि अगर कोई वायलेशन होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कोई वायलेशन होती है, तो उसको क्या कहते हैं सॉल्व करने के लिए कोई सिंगल जज जो है वो नहीं था। देन जो है कोई सिंगल एनफोर्सर ऑफ नेचुरल लॉ जो है वो नहीं था उस टाइम पर स्टेट ऑफ नेचर में।
एज अ रिजल्ट ऑल बिकेम देयर ओन जज, इन्फोर्सर एंड इंटरप्रेटर। तो क्या हुआ जी, जब वहाँ पे कोई अथॉरिटी थी ही नहीं तो हर कोई बंदा खुद ही जज बन गया, खुद ही एनफोर्सर बनता चला गया और खुद ही जो है वो अपनी तशरीह लेके आने लग पड़ा। तो उसका क्या हुआ, उसका ये नतीजा हुआ कि जब हर कोई बंदा खुद ब खुद ही अपने फैसले लेने शुरू कर देता था, कोई ना कोई अपनी जो जजमेंट्स हैं या कोई भी चीज़ें उनको अनफोर्स करने शुरू हो जाता था, तो वो लोग जो हैं वो पार्शली सेल्फिश बनते चले गए। ठीक है, मीन्स के उनमें थोड़ी बहुती जो है वो फिर सेल्फिश जो है, मतलब उनकी जो नेचर है वो सेल्फिश जो है वो बनती चली गई। तो जब जो है वो उनकी नेचर जो है वो पार्शली सेल्फिश जो है वो बनती चली गई, तो क्या हुआ, वहाँ पे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने शुरू हुए और लाइफ जो है वो उन लोगों के लिए डिफ़िकल्ट बन गई। इन दैट स्टेट, इन अ कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन, पीपल फॉट विद ईच अदर ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी, लाइफ बिकेम डिफ़िकल्ट इन स्टेट ऑफ नेचर। तो उस स्टेट ऑफ नेचर में जब लोग जो हैं पार्शली सेल्फिश बनते चले गए, क्योंकि वहाँ पे कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी थी नहीं, तो हर कोई अपनी मनमानी फिर करने शुरू हो गया। तो वहाँ के लोग जो हैं उनमें हमें फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नज़र आना शुरू हुआ। देन सो स्टेट ऑफ नेचर बिकेम अनस्टेबल। तो जो स्टेट ऑफ नेचर है वो अनस्टेबल हो गई। नो प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल लॉ। तो वो जो नेचुरल लॉज थे उनकी फिर कोई भी प्रोटेक्शन जो है वो ना रही। तो वो नेचुरल लॉ कौन से थे, वो दो किस्म के थे, एक आपकी ड्यूटी थी और एक आपका राइट था। ड्यूटी क्या थी, आपने जो दूसरे हैं उनकी लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, और आपका राइट क्या था कि दूसरे आपकी लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेंगे। बट ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने देखा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की जब आहिस्ता आहिस्ता इमरजेंस हुई स्टेट ऑफ नेचर में, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो फिर नेचुरल लॉ को प्रोटेक्ट ना कर सकें। तो लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी इन डेंजर। तो लोगों की जो लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी है वो ख़तरे में पड़ गई। तो जब लोगों की लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी जो है वो डेंजर में पड़ गई, सो पीपल वांटेड टू गेट आउट फ्रॉम स्टेट ऑफ नेचर। तो लोग जो हैं वो फिर उस स्टेट ऑफ नेचर से बाहर आने के लिए जो है वो कोशिश करते रहे। और वो स्टेट ऑफ नेचर से किस तरह बाहर आए, सो दे इंटर्ड इनटू अ सोशल कंट्रैक्ट। तो वो स्टेट ऑफ नेचर से इस तरह बाहर आए कि उन्होंने एक सोशल कंट्रैक्ट को जो है वो साइन किया, या वो सोशल कंट्रैक्ट में इंटर हुए। सोशल कंट्रैक्ट मतलब वो जो हमने हॉब्स का देखा था वहाँ पे भी तो यही था ना, कि वो जो स्टेट ऑफ नेचर है उसमें कैसे आए थे, तो उन्होंने एक सोशल कंट्रैक्ट किया। तो उनका सोशल कंट्रैक्ट क्या था कि उन्होंने एक सॉवरन गवर्नमेंट जो है उसको इस्टेब्लिश किया। और वो जो सॉवरन गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, उसने लोगों की जो लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी है फिर उसको प्रोटेक्ट करना शुरू किया। तो इसी तरह जो जॉन लॉक की स्टेट ऑफ नेचर है उससे भी लोग बाहर निकले और उन्होंने जो है वो सोशल कंट्रैक्ट जो है वो आपस में किया। अब इसने क्या सोशल कंट्रैक्ट किया, हमने देखा कि हॉब्स ने जो है सोशल कंट्रैक्ट इस तरह किया कि वहाँ पे एक सॉवरन गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश हुई। तो हम देखेंगे कि जो जॉन लॉक है उसने किस तरह का सोशल कंट्रैक्ट किया। कोई गवर्नमेंट उसने बनाई, कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी आई, या कौन सा निज़ाम आया, तो उसको जो है हम अपने जो नेक्स्ट आने वाला लेक्चर है उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे।